गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है रक्त समूह का वंशानुक्रम। इसका मीनिंग क्या होता है पहले मैं ये बता देती हूँ आपको। अगर देखा जाए तो जो पेरेंट्स का जो रक्त समूह होता है या जो हमारे एक तरह से देखा जाए तो जो वंशागति की होती है रक्त समूह की, वो पेरेंट्स टू चाइल्ड तक होती है। मतलब कि मनुष्य में अगर देखा जाए तो रक्त समूह का निर्धारण जो होता है वो जनकों पर निर्भर करता है। मतलब हमारे जो जनक होते हैं उन्हीं के द्वारा बच्चे का रक्त समूह निर्धारित होता है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह उपस्थित होते हैं, जिसे रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ कहा जाता है। तो ये जो 4 रक्त समूह होते हैं इनकी वंशागति की कैसे होती है, मतलब कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक इनका फ्लो या ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो वही हमको इसमें समझना है। तो इसी को हम बोलते हैं रक्त समूह का वंशानुक्रम। तो जनरली अगर देखा जाए तो मनुष्य में रक्त समूह जो होता है वो कोडोमिनेंस या बहुविकल्प का अच्छा उदाहरण है। क्यों है, क्यों कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता हम इसको क्यों बोलते हैं या बहु एलील क्यों बोलते हैं, वो हमको आगे समझ में आ जाएगा। तो क्यों इसका उदाहरण है, क्योंकि हम इसमें रक्त समूह तो ए बी ओ बोल रहे हैं पर रक्त समूह होते 4 हैं, है ना। तो रक्त समूह की वंशागति की जो होती है वो जीन्स पर निर्भर करती है कि हमारे अगर अंदर हम देखें तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारे जीन्स पर ही निर्भर करती है कि आगे कौन से लक्षण हैं जिनका फ्लो होना है। तो वंशागति की जो होती है रक्त समूह की वो जनकों में उपस्थित जीन्स पर निर्भर करती है। तो मनुष्य में रक्त का जो निर्धारण जिस जीन्स के द्वारा होता है उसे आई जीन बोलते हैं, जिसको कि आइसोहीमोग्लूटिनोजन बोला जाता है और इसी के आइसो के आई से इसका नाम रखा गया है। तो ये जो जीन होती है हमारे रक्त समूह के लिए उत्तरदायी होती है। और इसमें अगर देखें तो मनुष्य की जो आरबीसीज होती है जिसको हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, तो उसकी सतह पर जो एंटीजन होते हैं उसके निर्माण के लिए यही जीन उत्तरदायी होती है। समझ में आ गया होगा आपको कि हमारा जो रक्त होता है तो रक्त में जो आरबीसीज होती है जिसको हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, तो उसके अंदर जो एंटीजन होता है तो उस एंटीजन का जो निर्माण होता है वो इसी जीन्स के कारण होता है। तो अगर देखा जाए तो इस जीन के अंदर 3 एलील्स होते हैं। एलील का मतलब क्या होता है, जीन्स का समूह। तो इस जीन्स के अंदर कितने एलील होते हैं, 3, जिसको IA, IB और IO कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये 3 एलील्स होते हैं। 3 एलील से चूंकि अगर एलील की संख्या 2 से ज़्यादा अगर होती है या किसी एलील में अगर देखा जाए तो अगर कोई एलील जो होते हैं उनमें संख्या अगर ज़्यादा होती है जीन्स की, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। जो हमने पहले ही पढ़ा था कि क्यों बहु एलील बोल रहे हैं, तो बहु एलील इसलिए बोला जाता है, बहु मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा संख्या में अगर होते हैं तो 3 एलील्स हैं इसमें, 2 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बहु एलील्स बोलते हैं। और ये जो बहु एलील्स होते हैं ये कहाँ उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र के एक लोकस बिंदु पर। लोकस मतलब कि एक स्थान होता है जहाँ पर, एक विशेष स्थान होता है जहाँ पर ये मौजूद होते हैं। तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, लोकस कहा जाता है और इसी को कहा जाता है बहु एलील। तो एलील, ऐसा एलील मतलब ऐसा एलील, तो एलील हम ले लेते हैं जैसे आई लिया हमने, तो ऐसा एलील जो एंटीजन ए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या एंटीजन ए को उत्पन्न करता है, तो उसमें जो होता है एक एलील जो ए उत्पन्न करता है उसे IA कहते हैं। तो ऐसा एलील जो कि एंटीजन ए उत्पन्न करेगा उसे IA बोलेंगे, ऐसा एलील जो एंटीजन बी उत्पन्न करेगा उसे IB बोलेंगे, और ऐसा एलील जो किसी प्रकार का एंटीजन उत्पन्न नहीं करता है उसे IO बोलते हैं। इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चूंकि मानव जीन्स जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, तो अगर देखा जाए तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के एलील ही पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 2 प्रकार के एलील तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, जैसे IA और IB तो प्रेजेंट होना ही है, और तीसरा जो है वो अनुपस्थित होता है, तो इसलिए हम उसको नाम रख देते हैं IO। तो इसमें अगर देखा जाए तो IA और IB और IO के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, तो इसीलिए IA जो होता है और IB, अगर मान लीजिए किसी में IA और IO है तो इसमें प्रभावी IA ही होगा, और मान लीजिए IB और IO है तो भी उसमें IB ही प्रभावी होगा। मतलब कि इसमें IA और IB जो होते हैं वो हमेशा IO के ऊपर प्रभावी ही रहते हैं, वो इसको आने नहीं देते। ये अप्रभावी लक्षण
प्रदर्शित करते हैं और ये दोनों जो है प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए अगर देखें तो ये चार्ट से, ये जितनी चीज़ें लिखी हैं हम चार्ट से भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं सह प्रभाविता का, एक तरह से यह घटना जो होती है सह प्रभाविता की। और इसमें क्या होता है, 4 रक्त समूह होते हैं और 4 रक्त समूह के लिए 6 प्रकार के जीन संयोजन होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो वो हम इस चार्ट की हेल्प से समझते हैं। ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप है और ये जीन की प्रकृति है, मतलब जीन का नेचर कैसा होगा। तो मान लीजिए जीनोटाइप किसी का IA है तो उसका फिर रक्त समूह क्या होगा, A ही होगा। तो ये क्या हो गया, इसका फिनोटाइप लक्षण हो गया। जीनोटाइप ये होगा, जीन से ऐसा होगा तो फिर रक्त का कलर कैसा होगा, या रक्त का ग्रुप कैसा होगा, A होगा। परंतु ये किस कंडीशन में होगा, समयुग्मजी और प्रभावी कंडीशन में। अब क्यों है समयुग्मजी वो मैं बताती हूँ। क्योंकि दोनों में कौन सा एंटीजन है, एंटीजन A है, दोनों में एंटीजन A है तो समयुग्मजी समान युग्मक हो गए। और प्रभावी इसलिए है क्योंकि आया कौन सा ग्रुप है, A ही आया है और दोनों में ही क्या मौजूद थे, A थे। अब मान लीजिए एक में A प्रेजेंट है और दूसरे में एंटीजन नहीं है तो भी प्रभावी लक्षण क्या हो गया, A हो गया। पर ये कैसे है, विषम युग्मजी, और ब्लड ग्रुप A ही आएगा क्योंकि A प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर जो ये होगा कंडीशन विषम युग्मजी होगी क्योंकि दोनों पर अलग अलग एंटीजन प्रेजेंट है, पर रक्त समूह कौन सा जाएगा, A ही जाएगा। तो अगर आपको इसमें से 2 का अगर बनाना आ गया या 2 का चार्ट आपको समझ में आ गया तो आप बाकी के बना सकते हो। वैसे ही रक्त समूह B की बात करते हैं। मान लीजिए दोनों में कौन से हैं युग्मक, IB और IB है तो रक्त समूह B ही ट्रांसफर होगा। और ये भी किस कंडीशन में है, समयुग्मजी कंडीशन में ही है और प्रभावी। समयुग्मजी क्यों है, क्योंकि दोनों पर समान जीन्स या समान एक तरह से देखा जाए तो एंटीजन मौजूद है। फिर अगर IB और IO होगा तो भी B रक्त समूह ही बनेगा, मतलब फिनोटाइप क्या बनेगा, B ही बनेगा। और विषम युग्मजी, विषम युग्मजी क्यों है, क्योंकि दोनों पर क्या है, अलग अलग एंटीजन मौजूद है। अब यहाँ पर IA IB है तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि दोनों ही प्रभावी लक्षण है, IAB है और IBB है तो रक्त समूह कौन सा होगा, AB होगा। और सह प्रभावी होगा, सह प्रभावी का लक्षण ये है। क्यों है सह प्रभावी, सह मतलब साथ में, तो दोनों ही प्रभावी हैं तो दोनों प्रभावी अगर होंगे तो इसको हम बोलेंगे सह प्रभावी। अगर मान लीजिए दोनों में कोई एंटीजन नहीं है, IO है तो रक्त समूह O ही होगा और समयुग्मजी होगा। समान युग्मजी क्यों है, क्योंकि दोनों पर ही मौजूद नहीं है। और ये क्या होगा, अप्रभावी। ये लक्षण जो होता है अप्रभावी होता है, मतलब इसके प्रभाव इतना नहीं दिखता है। तो अगर देखा जाए तो रक्त समूह में, मनुष्य में जो रक्त समूह के लिए एलील्स सह प्रभावी के साथ साथ प्रभावी अप्रभावी वंशागति की भी प्रदर्शित करते हैं। तो सह प्रभावी तो है ही सही, इसमें हमने ये देखा है कि अप्रभावी भी हैं जिसमें IO है। और इसके पहले जो हमने A और B अलग अलग जब पढ़े थे रक्त समूह तो उसमें प्रभावी भी थे। तो सिर्फ इसमें सह प्रभाव ही नहीं दर्शाते हैं, रक्त समूह में जो एलील्स होते हैं सिर्फ सह प्रभावी नहीं दर्शाते, प्रभावी लक्षण भी दर्शाते और अप्रभावी लक्षण को भी दर्शाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो वंशागति की, रक्त समूह की जो वंशागति की है ये मेंडल के नियम से अलग है। अब मेंडल के नियम से क्यों अलग है, क्योंकि इसमें एक जीन के दोनों विकल्प विषम युग्मजी में अपना समान प्रभाव दर्शाते हैं। मतलब कि अगर 2 एलील हैं, 2 एलील है तो वो जैसे मान लीजिए 2 एलील में क्या हो गया, IA हो गया और IB हो गया तो ये दोनों एक साथ ही ट्रांसफर हो जाते हैं तो रक्त समूह कौन सा होगा, AB। तो ये समान प्रभाव दर्शा रहे हैं अपना। दूसरा, एक जीन के 2 से अधिक एलील भी मिलते हैं तो 2 से अधिक भी होते हैं, जैसे IA है, IB है, B है और IO है तो ये 3 एलील हो गए। तो मतलब 2 से ज़्यादा एलील भी होते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं बहु एलील प्रकृति का। अब एक A रक्त समूह के विषम युग्मजी पुरुष का विवाह B रक्त समूह की विषम युग्मजी स्त्री के साथ अगर किया जाता है तो जो संतति बनेगी उसको हम इस तरह से समझा सकते हैं। ये विषम युग्मजी है, मेल मतलब कि नर जो है वो कैसा है, विषम युग्मजी, और मादा क्या है, वो भी विषम युग्मजी है। इसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, B है। तो अगर हम इनकी वंशागतिकी को हमको समझना है कि प्रथम पीढ़ी में जो संतानें होगी उनका रक्त समूह क्या होगा तो उसके लिए हमको ये चार्ट समझना होगा। तो इसको चार्ट को हम समझते हैं। इसमें क्या है, विषम युग्मजी स्थिति में, ये समयुग्मजी स्थिति में नहीं है। विषम युग्मजी में क्यों है, जो नर है वो भी विषम युग्मक है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक जो है एलील पर A एंटीजन और एक पर नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है तो इसको A
और ओ बोलेंगे। दूसरा स्त्री भी कैसी है, विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी क्यों है, क्योंकि इसमें भी एक पे जो है लोकस पर बी एंटीजन है पर दूसरे पे नहीं है। तो अगर हम देखें तो ए और बी तो प्रभावी लक्षण थे, ये लिख रखा है डोमिनेंस का मतलब ए एलाइल और बी एलाइल जो होते हैं वो एक तरह से सह प्रभावी होते हैं। परंतु अगर ये जो देखें कि ओ जो एलील होता है वो तो अप्रभावी होता है, रेसेसिव होते हैं। यहाँ लिखा है ये प्रभावी लक्षण होते हैं और ये अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी तो वो संतानें कैसी होगी, अगर हम प्रथम पीढ़ी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी में ये पेयर बनता है, ये चार्ट बनता है। तो जो बॉय होगा, बॉय कैसा होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर दूसरी गर्ल हुई तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तीसरा अगर बॉय हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और फोर्थ अगर गर्ल हुई तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो इस तरह से चारों संतानों में अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप की जो एक तरह से होंगे वो अलग अलग होंगे। ए होगा, ए बी होगा, बी होगा और ओ होगा। तो चारों ही रक्त समूह उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो चारों ही रक्त समूह के लिए अगर देखें तो इसमें जो रेशो बनेगा वो 1:1:1:1 का बनेगा। तो इसका फिनोटाइप जो होगा वो ऐसा होगा। और ये सह प्रभाविता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि रक्त समूह द्वारा निर्धारित कीजिए कि सह प्रभाविता की वंशागति की होती है, सह प्रभाविता को चार्ट द्वारा समझाइए या रक्त समूह द्वारा सह प्रभाविता को आप कैसे समझाएंगे। तो इस तरह से चार्ट के थ्रू हमको रक्त समूह का निर्धारण को समझाना है कि रक्त समूह द्वारा कैसे निर्धारित होता है। तो ऑब्वियसली यही सही होता है। और ये जो है एक्चुअली मेंडल से थोड़ा अलग है। मेंडल का कहना था कि या तो मिक्स होकर आ जाएंगे या फिर शुद्ध रूप से जाएंगे, तो वो थोड़ा उससे ये इसका डोमिनेंस एक तरह से देखा जाए तो इसका जो चार्ट है वो डिफरेंट बनता है। तो यहाँ पर जो चार्ट बनता है तो रक्त समूह की जो वंशागति की होती है वो पूरी तरीके से जनकों पर निर्भर करती है। जनक का रक्त समूह ही निर्धारित कर देता है कि बच्चे का जो रक्त समूह होगा या फर्स्ट या सेकेंड चाइल्ड का जो रक्त समूह होगा वो कौन सा होगा, है ना। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घातक जीन क्रिया या जीन की जो घातक क्रियाएं होती है वो कैसे होती है, जीन्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। और अगर कोई घातक जीन है तो उसका प्रदर्शन हम बताएंगे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे संचरित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कैंसर, तो कैंसर कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, तो उसकी वंशागति की को हम पढ़ेंगे। थैंक यू।